हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करते हैं, आपको पता है, और उसी में से आपके पेपर को फंसा देते हैं। ट्राई करते हैं अपनी तरफ से पूरा। और आज हम जो डिस्कस करेंगे ये आपके MHA 02 में और MHA 05 में, दोनों में बहुत काम आएगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, या तो आपको ये कल आपका जो एग्ज़ाम है MHA 05 उसमें मिल जाएगा, या नहीं तो आपका MHA 02 में मिल जाएगा। एक ना एक में तो मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसका नाम है जनसांख्यिकी परिवर्तन। और ये जो लेक्चर है ये प्रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और लिम्बा क्लासेस के द्वारा ये आपको लेक्चर दिया जा रहा है। आप अपने रिव्यूज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अपने ये पूरा बढ़िया से लेक्चर देखिए, समझिए, उसके बाद अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन, जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे जनसांख्यिकी, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनसांख्यिकी क्या होती है। एक आप ऐसे मान लीजिए पॉपुलेशन एक तरीके से, ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे समझिए। देखो, एक होता है कि जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस हो रहा है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो देखिए, एक मान लीजिए, एक फार्मूला से मैं समझाने का अगर आपको ट्राई करूं। पहली बात तो ये समझिए कि पॉपुलेशन क्या होती है। बहुत सारे जो लोगों के, अब मान लो कि एक पर्टिकुलर कंट्री है या फिर पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए, मेज़र करने के लिए। देखो, ऑब्वियसली पॉपुलेशन कभी स्थिर नहीं रह सकती। बहुत लोग हैं जो बच्चे पैदा होंगे, बहुत लोग जो जिनकी उम्र हो जाएगी वो उनकी डेथ भी हो गई। तो ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, ये दो तो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट फैक्टर्स है, आपको पता है, जो कि नेचुरल है। ठीक है, तीसरा जो इंसान कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई एक दो कंट्री है, ए कंट्री और बी कंट्री है। हम ए कंट्री की पॉपुलेशन 5000 है, और मान लो कि बी कंट्री की पॉपुलेशन 2000 है। अब ए कंट्री से 500 लोग कहाँ चले गए, बी कंट्री में। तो अब 5000 की जगह वो 4500 रहेगी, और बी कंट्री में 2000 की जगह 2500 होगी। मतलब इमिग्रेशन, अब सॉरी, माइग्रेशन कह रहा हूँ, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, प्रवास करेंगे, ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे आपको फॉर्मूला से समझाने का ट्राई करूँ तो देखो, P1 = P0 प्लस बी माइनस डी प्लस आई और माइनस ई, जो कि P1 है। हम P1 की क्या बात कर रहे हैं, जो फाइनल पॉपुलेशन है, जो कि अंतिम जनसंख्या है, उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या होगी कि मान लीजिए जो प्रारंभिक जनसंख्या है उसमें जो जन्म लेंगे उनको हम ऐड कर दें, और जो लोग मर रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो माइनस कर दें। प्लस में आई मतलब जो आने वाले लोग हैं, आने वाले प्रवासी हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन से आ रहे हैं। और ई मतलब जो कि जा रहे हैं ना, जाने वाले प्रवासी हैं। तो इस तरीके से मैंने ट्राई किया कि जो लोग जा रहे हैं उनको माइनस कर दिया, और जो लोग आ रहे हैं उसे ऐड कर दिया। ये एक फार्मूला से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है चीज़ों को देखने का, समझने का। ये इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जब आप ये क्वेश्चन में लिखोगे तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है जनसांख्यिकी संक्रमण में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P1 = P0 प्लस में B माइनस डी प्लस आई माइनस ई, जहाँ P0 है प्रारंभिक जनसंख्या, P1 है अंतिम जनसंख्या, बी है बर्थ रेट, जन्म, डी है मृत्यु, आई है आने वाले लोग, आने वाले प्रवासी, और जो ई है वह है जाने वाले प्रवासी। ये आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है आंसर में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और आगे देखते हैं। देखो, बहुत सारे फैक्टर्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये शुरू करते हैं कि इसमें क्या बेसिक है, क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि 18वीं सेंचुरी में यूरोप के मृत्यु दर में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कमी आई थी। अब देखो, पहली बात कि आप जब आपको आप मान लो कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखना है इसके अंदर। आप मुझे एक बात बताओ, जो कंट्री है वहाँ पर एक दो कंट्री, मान लीजिए ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। ए कंट्री में लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बी कंट्री में लोग थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है, अच्छे से रह रहे हैं, और उनकी जो वहाँ पे लोग कम मरते हैं और कम ही मतलब बच्चे पैदा होते हैं। ए कंट्री में ज़्यादा पैदा होते हैं, ज़्यादा मरते हैं। तो हम अगर बेसिक डिफरेंस देखें, हम ट्राई करें कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है पता लगाने का हम प्रयास करें। तो ऑब्वियसली जहाँ पर लोग ज़्यादा मर रहे हैं और जहाँ लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं जिस कंट्री में, ऑब्वियसली वहाँ पर क्या है कि जो बेसिक चीज़ है, जो कि है एजुकेशन।
एजुकेशन ही नहीं पता, लोगों को ज्ञान ही नहीं है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे मेडिकल जैसा कुछ टर्म नहीं है, मतलब वहाँ पे ना तो मेडिकल फैसिलिटी तक एक्सेस है, ना एजुकेशन तक एक्सेस है, ना उनको पता है कि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी कैसे हो सकता है, ना उनको बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो पा रही है। जहाँ पर लोग कम पैदा हो रहे हैं और जो वहाँ पर लोग कम मर रहे हैं, ऑब्वियसली वो उनको मेडिकल फैसिलिटी तक एक्सेस है, एजुकेशन का पता है। तीसरी बात कि उन्हें पता है कि ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। उनके उनके पास गर्भ निरोधक उपायों तक इनकी पहुँच होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ समय के लिए प्रजनन दर में वृद्धि हुई और बाद में इसमें भी कमी आई। तो एक अब जो ट्रांजिशन किस तरीके से हुआ, इसके आगे मैंने ग्राफ भी दिया है, आप वो देखेंगे अब थोड़ी देर में। यूरोप में इस दौरान जनसंख्या एक गंभीर बहस का मुद्दा था। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ये मैं बता दिया कि एक पर्टिकुलर एक लैंड होगा, लैंड पे रहने वाले कुछ लोग होंगे, उनके जो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना वहाँ की, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। इसके कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके। जनसंख्या परिवर्तन के जनसांख्यिकी कारक क्या चेंजेस, क्या कौन से जो फैक्टर्स है जिसके कारण चेंज हो, मतलब हम कर सकते हैं, परिवर्तन के क्या कारण होते हैं। एक तो ऑब्वियसली शादी, ठीक है, गर्भपात, प्राकृतिक प्रजनन, गर्भ निरोध। जनसंख्या परिवर्तन के गैर सांख्यिकी कारक कौन से हैं, ठीक है, वो है सामाजिक संस्थाएं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकम हो गया, जो आपके सोशल ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजन हो गया, और कोई क्लास है, कोई पॉलिटिक्स वगैरह, ये सब है क्या, कौन से जो गैर सांख्यिकी कारक है। जो सांख्यिकी कारक है, जनसांख्यिकी कारक है, वो है ऑब्वियसली शादी, ठीक है, प्राकृतिक प्रजनन और गर्भ निरोध, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या में परिवर्तन के लिए जन्म, मृत्यु और प्रवास तीनों महत्वपूर्ण कारक हैं। ये हम देख चुके हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कुछ मत है, कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग हिस्टोरियन ने अपनी अपनी राय दी है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है, एक है माल्थस थ्योरी, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें हम बात करेंगे। जैसे माल्थस की जो थ्योरी है ना, उन्होंने क्या कहा है कि पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड हुआ है किस वे में, ज्योमेट्रिकल वे में। मतलब कैसे, इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि पहले वो एक था, फिर दो हुआ, फिर दो, अब दो के बाद चार होगा, 8, 16, 32, 64, ऐसे मतलब मल्टीपल के वे में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल वे में बढ़ेगा, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये माल्थस थ्योरी का एक है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है ज्योमेट्रिकल वे में। दूसरा जो है उसमें वो कहता है संसाधन में वृद्धि सामान्य गति से होती है। मतलब रिसोर्सेज में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है कि एक अर्थमेटिक रेशो में होता है। मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब उसमें ऐड करते जाइए। 1 के बाद 1 में ऐड किया 2, 2 के बाद 1 में 2 के बाद फिर 1 ऐड किया 3, 4, 5। ये अर्थमेटिक फॉर्म में बात करता है। जो पहले वाला है माल्थस में, एक और जो ओपिनियन है वो कहता है कि जो पॉपुलेशन का एक्सपेंड होता है, सॉरी, वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना? हाँ, मतलब 2, 4, 6, मतलब 2, 4, 8, 16, 32, मतलब ऐसे मल्टीपल वे में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। देखो, औद्योगिक क्रांति से पूर्व है ना, क्या चीज़ थी, हाई बर्थ रेट थी, हाई ही डेथ रेट थी। उससे हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे चीज़ें, आगे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फिर लो बर्थ रेट होगी, लो डेथ रेट होगी, कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। माल्थस की थ्योरी के अनुसार जनसंख्या जिस गति से बढ़ता है उस अनुपात से जीवन यापन में प्रयोग हेतु जरूरी संसाधन नहीं बढ़ता है। मतलब क्या है, मतलब कि अब आप तो क्या है कि देखो कि पॉपुलेशन में जो इंक्रीज होता है ना वो मल्टीपल वे में होता है। मतलब 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8, 16, 32, 64, 128, इस वे में ये चेंजेस होता रहता है। बट पॉपुलेशन तो इंक्रीज बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल वे में हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज है वो तो अर्थमेटिक वे में चेंजेस हो रहे हैं ना, वो तो उस इक्वली मतलब नहीं चेंज हो रहे हैं उतने जितने तरीके से, जिस तरीके से जनसंख्या का बढ़ रही है उस तरीके से संसाधन नहीं बढ़ रहे। तो क्या होगा कि संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ेगा रिसोर्सेज के ऊपर। फिर लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज जब कम रह जाएंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर महंगाई जैसी चीज़ें आती है, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें आती है। पॉपुलेशन वो थोड़ा सा अब क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज के पाने की कोशिश करेंगे, वो संसाधन को पाने की कोशिश करेंगे और संसाधन है नहीं।
आप समझ रहे हो इस चीज़ को? फिर जो संसाधनों की माँग होगी और जनता को जनता जो माँग कर रही है संसाधनों की वो पूरी नहीं हो पाएगी। फिर ये जो इसमें क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा, असंतुलन की अवस्था आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिससे भूखमरी, देखो अब 100 लोग हैं, अब 100 किलो प्याज है, ठीक है? मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 किलो क्या है कि 100 लोगों के लिए खाने के लिए हमारे पास सामान है, ठीक है? सिंपल सा एक एग्जांपल समझते हैं कि एक पर्टिकुलर शादी है मान लो, ठीक है? शादी चल रही है या फिर कुछ भी चल रहा है, मतलब एक मार्केट है, एक एक मार्केट है, वहाँ पर कम से कम 2000 लोग रहते हैं, ठीक है? अब वो मार्केट है 2000 लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकता है, उसकी इतनी ही क्या है, सप्लाई है। लेकिन मान लो कि अब वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है? मार्केट के पास रिसोर्सेज क्या है, 2000 लोगों के लिए। अब वहाँ पर पॉपुलेशन हो गया टोटल 10,000। अब 10,000 लोगों की मांग कैसे पूरा करेगा ए जो मार्केट है वो कैसे पूरा कर सकता है, जबकि उसकी जो क्षमता है वो सिर्फ 2000 लोगों तक है। तो वो जो है उस इसका मतलब है कि 8000 लोग तो भूखे रहेंगे। तो मतलब संसाधन है वो उस गति से नहीं बढ़ पाते हैं, संसाधन है उस गति से नहीं बढ़ पाते हैं जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है कि भूखमरी जैसी स्थिति पैदा होती है, जिससे भूखमरी होगी तो मृत्यु दर बढ़ेगी, और यही चीज़ें इसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है? वह पूंजीवाद का पक्षधर था, उसने गर्भ निरोध की बात नहीं की, वह श्रमिकों को शादी करने से परहेज करने को कहता है। मतलब क्या है, देखो माल्थस थ्योरी क्या है, माल्थस थ्योरी की सिंपल सी बात है, वो बोलता है कि जो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, उस अकॉर्डिंग रिसोर्सेज नहीं बढ़ते, जिसके कारण क्या होता है, असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि भूखमरी की स्थिति होती है, जिसके कारण मृत्यु दर की स्थिति पैदा होती है। ये कैपिटलिज्म की बात करता है, पूंजीवाद की बात करता है। मतलब मतलब क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये कहेंगे, कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का पक्षधर है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन ये इस तरीके से ये बात नहीं कहेंगे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहेंगे, ये पूंजीवादी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की तो बात करेगा लेकिन गर्भ निरोधक उपायों की बात नहीं करेगा। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों की बात कर लें तो पॉपुलेशन को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हो। जब पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन जब बैलेंस हो जाएगा तो मृत्यु दर जैसी या फिर भूखमरी जैसी या असंतुलन जैसी कोई स्थिति ही पैदा नहीं होगी। लेकिन जो माल्थस थ्योरी है वो क्या है, कैपिटलिज्म की बात करता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक उपायों के बारे में नहीं कहता है। बल्कि वो क्या कहता है, वो ये नहीं कहेगा कि आप बच्चे ना करो, वो ये कहेगा कि मतलब सॉरी वो गर्भ निरोधक उपायों की बात नहीं करेगा, बल्कि वो ये कहेगा वर्किंग क्लास को कि आप ऐसे करो, आप थोड़ा लेट से शादी करो, है ना, या शादी ही ना करो, बात ख़त्म, ठीक है? ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ये जो विचारधारा है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो आशावादी नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, एक मौलिक मौलिक क्या करता है, बांधता है, मॉरल रिस्ट्रेंट करता है, इसे क्या कहते हैं, रोकता है ना, नैतिक नैतिक रूप से ये सही नहीं है एक तरीके से। जो एलिजाबेथ कानून था इससे रिलेटेड, जो सामाजिक पूंजी का निवेश की बात करती थी गरीबों के लिए, तो ऐसी ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आगे पता लगेगी। अतः ये आशावादी नहीं था, नैतिक रूप से ये संकुचित संकुचित स्थिति का था। माल्थस के जनसंख्या के संक्रमण संबंधी सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस सिद्धांत को हम 4 भागों में बांटेंगे आगे, ठीक है? इसके 4 स्टेजेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एलिजाबेथ जो लॉ है ना, वो सोशल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की बात करती थी, है ना, जिससे उस तबके के लोगों की संख्या बढ़ी। लेकिन अब गरीबों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सोशल कैपिटल की बात कर रही हो, लेकिन उस आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो फूड ग्रेन की जो डिमांड हो रही है वो अब बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर आप, जो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसका प्रोडक्शन उस मुकाबले नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगी कि फिर वो असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। फिर लोग क्या करेंगे, खाने की मांग करेंगे, और आप खाना है उनको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर मृत्यु दर होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी आपको पता है कि वो मेनली क्या है कि 200 वर्ड्स के ईयर्स के जो स्टडी के ऊपर था, और उसमें हाई बर्थ रेट और हाई वो थी
डेथ रेट थी जब देश गरीब था। उसका जो ट्रांज़िशन होता है लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में, कब होता है, जब जब ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जब देश गरीब था, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, उनके पास जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं थी। लेकिन जब देश औद्योगिक रूप से विकसित हो गया, जब उनके पास संसाधनों तक पहुँच हो गई, जब देश शिक्षित हो गया, जब देश के पास चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच होने लगी, तब जन्म दर और मृत्यु दर कम होने लगी। ये जो चेंजेस है इसे जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में जो औद्योगिक क्रांति से पहले की बात करते हैं, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च था, मतलब हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी। अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण। औद्योगिक क्रांति से पहले उच्च संख्या वृद्धि संभाव्य सोपान भी इसे कहते हैं। ओके, और इसमें जन्म दर भी उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी, और जो इकोनॉमी थी वो रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी। उनका जो मेन जो काम था, ऑक्यूपेशन था, वो एग्रीकल्चर था, कृषि व्यवसाय था उनका। यातायात या मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो आप सर्विस सेक्टर कह रहे हो, जो बैंकिंग वाला हो गया, जो कॉमर्स वाला हो गया, जो इंश्योरेंस सेक्टर था, वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था उस समय। जब ये सारी चीज़ें, जब आप देखोगे कि इकोनॉमी ही रूरल बेस्ड है, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, और आप उस पूरी इकोनॉमी में जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी है उसमें सर्विस सेक्टर का योगदान, जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत कम है, बहुत ही कम डेवलप्ड है सर्विस सेक्टर। तो जो सोशल ट्रस्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा? सोशल ट्रस्ट, जो रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ें, अब बताओ आप, जो सामाजिक विश्वास है, रीति रिवाज, ये सब तो प्रमुख हो गया। ग्रामीण गांव है, गांव में लोग कम पढ़े लिखे थे उस वक्त, और जो उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनको तो बस सोशल ट्रस्ट की बात और ट्रेडिशन के बेस ये चीज़ें थी। तो उच्च जन्म दर थी, खाना पीना भी उनका अच्छा नहीं था, और बीमारी और महामारी के कारण उच्च मृत्यु दर, लोग निर्धन और कम आय के थे। मतलब मैंने इसको ना एक ही लाइन में सारा लिख दिया है। मतलब इसमें आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो कि जो औद्योगिक क्रांति से पूर्व पहला स्तर में हम देखते हैं कि जन्म दर व मृत्यु दर उच्च थी। इस समय की जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, और इस समय काल में जो सर्विस सेक्टर क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र का विकास कम था, यथा यातायात, बैंक, वाणिज्य, बीमा क्षेत्र कम विकसित थे, और सामाजिक विश्वास व रीति रिवाज काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, जिसके कारण जन्म दर को ऊंचा रखा करते थे। इस समय लोगों के खान पान और अच्छा नहीं था, मतलब उनके पास संसाधन की कमी थी, उनके जो स्वच्छता और उनके खान पान का स्तर निम्न था, जिसके कारण बीमारियां और महामारियां देखने को मिलती है। इस वजह से लोगों की आय कम थी, और गरीबी गरीबी का स्तर काफ़ी उच्च था। इस स्तर में जो पहला स्तर है उसमें उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर देखी जाती है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या है, ये अपना उच्च जन्म दर व मृत्यु दर का सोपान है, वो कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। आया समझ में आपको? फिर हम देखो, पहले हमने फर्स्ट फेज समझ लिया आपने कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की बात है। अब हम सेकंड फेज़ की बात करेंगे। सेकंड फेज़ में क्या है, जब अब सेकंड फेज़ में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अब देश क्या होने लगेगा, डेवलप्ड होने लगेगा। मतलब पहले जहाँ विकास बिल्कुल नहीं था, अब वो विकसित होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। जब विकसित होने की दिशा में कदम बढ़ाएगा तो शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो थोड़ा मृत्यु दर में क्या होगी, कमियाँ होगी। क्यों? क्योंकि साफ़ सफाई जैसी बेसिक सैनिटेशन, बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उस तक क्या होगी, एक्सेस होने लगेगी। जब वो एक्सेस होने लगेगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, जिससे कि बीमारियाँ थोड़ी कम होने लगेगी। ये सारी चीज़ें होगी सेकंड में। अब आगे देखते हैं, जनसंख्या के विस्फोट से विकासशील देशों का विकसित होना, ये औद्योगिकरण का समय था। मतलब अब औद्योगिक क्रांति की पहुंच देशों में होने लगी थी। मतलब औद्योगिक क्रांति का मतलब अगर कुछ ना समझो ना, तो मतलब अब ये है कि जो पहले श्रम आधारित अर्थव्यवस्था थी, जहाँ लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीन आधारित अर्थव्यवस्था होने लगी। मशीन इंसानों का जगह लेने लगी। जो काम पहले 20 दिन में होता था, वो एक दिन में एक मशीन के द्वारा ईजिली हो सकता था, है ना। 20 दिन में पहले 100 लोग काम करते थे, वो तब जाके कहीं काम पूरा होता था। अब वो एक दिन में ही वो काम 100 लोगों का कर रही है। तो मशीन आधारित अर्थव्यवस्था को आप मान लीजिए औद्योगिक क्रांति का ये मतलब मेनली इस तरीके से ही चीज़ें चेंजेस होने लगे।
ये आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिए हैं। उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। जन्म दर तो खैर अभी भी थोड़ी उच्च थी, लेकिन मृत्यु दर कम होने लगी थी क्योंकि उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंच होने लगी थी। जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण थे। अब इसमें क्या कारण थे, अब आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब जब स्वच्छता का ध्यान रखोगे, सैनिटेशन का ध्यान रखोगे, तो आप बीमार कम होगे। अब बीमार कम होगे तो आप ऑब्वियसली आपकी जो औसत आयु है वो बढ़ने लगेगी, लोग कम मरने लगेंगे। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई, शिक्षा का विकास हुआ, चिकित्सा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बीमारियों का कम होना, तकनीक का विकास होने लगा और आय में वृद्धि होने लगी। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब तीसरे स्टेज पे आते हैं। तीसरे स्टेज में क्या चेंजेस हुए। तीसरे स्टेज में पहले में तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरे में क्या था, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर इसलिए हुई क्योंकि बीमारियों में कमी होने लगी, ठीक है, क्योंकि स्वच्छता का ध्यान रखने लगे, सैनिटेशन के ऊपर बात होने लगी, हाइजीन की बात होने लगी। अब जो थर्ड है उसमें क्या होगा, इसमें जन्म दर में भी गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में जो थर्ड स्टेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीज़ें हैं, गर्भ निरोधक उपायों तक लोगों की क्या होने लगी, एक्सेस होने लगी, उन तक उनकी पहुंच होने लगी। जन्म दर में गिरावट और जन्म दर में नियंत्रण तीसरे चरण में किया गया। जन्म दर में गिरावट के कई कारण थे कि गर्भ निरोधक तक पहुंच होने लगी, परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग करने लगे थे। अब फैमिली प्लानिंग करने लगे हैं, आपको पता है कि आपको कितने बच्चे करने हैं, और अब आप क्या कर रहे हो कि रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो अब क्या होगा कि ऑब्वियसली अब उन जो अब पहले जहाँ 10 लोग होते थे एक परिवार में, अब 4 लोग होंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे ना अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए। शहरीकरण बढ़ने लगेगा। अब लोग क्या करने लगे कि कृषि के ऊपर थोड़ा कम निर्भर होने लगे, और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा था, तो महिला साक्षरता के जो दर्जे में भी काफ़ी सुधार आया था। अब कम बच्चे हैं आपके घर में, आप अच्छा कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो बाल श्रम जैसी जो कुरीतियाँ हैं वो समाज से कम होने लगेगी। सोशल चेंज आने लगेगा, बच्चों में जो शिक्षा दर है वो बढ़ने लगेगी। अब लोग क्या करेंगे कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बाल शिक्षा में निवेश करेंगे लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब सब एक दूसरे से अब देखो कनेक्टेड है। अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो एक सोसाइटी में चेंज आएगा। जब सोसाइटी में चेंज आ रहा है तो मतलब समाज का स्तर अब क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है। अब समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके सामान्य जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उन तक उनकी पहुंच हो रही है। बच्चे बाल श्रम में कमी आ रही है, और लोग परिवार नियोजन में करने लगे हैं, जिससे कि उनका जीवन का स्तर बेहतर होने लगा है। ये हम तीसरे स्तर की तीसरी स्टेज की बात कर रहे हैं। देखो, गर्भ निरोधक तक पहुँच, परिवार नियोजन, वेतन में वृद्धि, शहरीकरण, महिला साक्षरता और उनके दर्जे में सुधार, बाल श्रम में कमी, सामाजिक परिवर्तन और बाल शिक्षा में निवेश, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलाव था। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में क्या है, इस चौथे चरण में जन्म दर में गिरावट आई, जिससे जन्म दर और मृत्यु दर संतुलन की अवस्था में आने लगी। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर विकसित देशों में होता था, जैसे इटली, जर्मनी और जापान। ये थोड़ा डेवलप्ड कंट्री की बात आ गई, ठीक है। लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट वाला जो है वो लास्ट वाला है, जो कि मेनली डेवलप्ड कंट्री जैसे जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों में देखा जाता था, जिससे पॉपुलेशन श्रिंक होने लगा था। अब ये देखो, ये बनाना है, ये है आपका पूरे आंसर का जो हमने अब तक पढ़ा, उसे ग्राफ में हमने समझाने का ट्राई किया कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। देखो, पहले वाला स्टेज है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च है, तो दोनों एक ही रो में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे में मैंने आपको क्या बोला, जन्म दर तो उच्च रही, तो वो जो पहले वाला लाइन है वो वैसे ही है, पैरेलल है। दूसरी वाली लाइन है ना, उसमें कमी आ रही है, देख रहे हो, नीचे की तरफ स्लोप बन रहा है, डेथ रेट कम हो रही है। तो ये इसमें ये हुआ, मतलब दूसरे स्टेज में हाई बर्थ रेट वाला ऊपर वाला लाइन तो वैसी ही है, लेकिन डेथ रेट में कमी होने लगी। अब तीसरे में क्या है कि बर्थ रेट में भी कमी होने लगी, और अब देखो फिर जब बर्थ रेट में कमी होने लगी तो फिर क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव जो उपाय है, जो गर्भ निरोधक उपाय हैं, उन तक पहुंच होने लगी, जिससे कि जन्म दर नियंत्रित होने लगी, कम होने लगी। तो फिर अब तीसरे स्टेज में बर्थ रेट कम होगी, और वो डेथ रेट तो पहले से हम कंट्रोल कर ही रहे थे। चौथे में क्या होगा, जो फोर्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज है, उसमें
बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो दोनों ही लो है, तो वो फर्स्ट स्टेज जैसा बन गया। उसमें हाई वाला था, फोर्थ में लो वाला था, मतलब फर्स्ट में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, फोर्थ में लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज में क्या है, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट, और थर्ड में आपको पता ही है कि लो बर्थ रेट होने लगा था, उसमें थोड़ा मतलब बर्थ रेट में कमी आने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसके अंदर। अब इसके हम कंक्लूजन में जाएँ तो देखो क्या कहेंगे, जन्म दर से मृत्यु दर में नियंत्रित करना ज़्यादा सरल है। मतलब डेथ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जन्म पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीज़ें हैं उस तक एक्सेस हो तो लोग जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं, परिवार नियोजन कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु दर को कम करने के कारक को बाहर से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि जन्म दर को कम करने की प्रवृत्ति के कारण अंतर्जात है। मतलब कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार विकसित देशों को जनसंख्या संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर मार्क्स का जनसंख्या के संक्रमण संबंधी सिद्धांत है, वह माल्थस के सिद्धांत का विरोधभाषी था। जो मार्क्स का थ्योरी था वो थोड़ा अपोजिट था माल्थस से। पूंजीवादी का समर्थक था और ये समाज का कल्याण चाहता था। ये सारी चीज़ें आप छोड़ो, आप बस इतना ध्यान रखो, पूंजीवाद का समर्थक नहीं था, एक्चुअली पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का विरोधी था। यहाँ पे ये लिखा आएगा, जो पूंजीवाद का समर्थक नहीं था। मार्क्स पूंजीवाद का विरोधी था, उसने हमेशा से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का विरोध किया। माल्थस सिद्धांत का विरोधी था, वो सोशल वेलफेयर की बात करता था, समाज के कल्याण की बात करता था। उसे मार्क्स को गरीबों को मसीहा कहा जाता था। वो कहता था कि अमीरों के जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो ये थोड़ा इधर बच्चे ने गलत लिख दिया, ये छोड़ो आप, ये समाज के कल्याण चाहता था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसे ही आपको बना के आने हैं। ये आपके MHA 1 MHA 2 MHA 2 एंड MHA 5 में काम आएगा ये। और ये वाला आपको फॉर्मूला लिख के आना, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस बी माइनस डी प्लस आई माइनस ई, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और इतना लिख के आना। आई होप ये आपको लेक्चर वैल्यूएबल लगा होगा। प्लीज़ अपने ओपिनियन आप अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप limbaclasses7@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। और आई होप आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा इस लेक्चर से। अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।